हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ मिष्टी। तो आज मैं गई थी भूल भुलैया 3 देखने के लिए। भूल भुलैया 3 भूल भुलैया जो रिलीज़ हुई थी 2007 में अक्षय कुमार की, जो कि बॉक्स ऑफिस में काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई, उसी का सीक्वेंस है। भूल भुलैया 2 रिलीज़ हुआ था 2022 में और अभी रिलीज़ हुआ है 2024 में भूल भुलैया 3। भूल भुलैया 3 बेसिकली एक कॉमेडी और हॉरर का बहुत अच्छा मिक्सचर है और ये बताना चाहूँगी दर्शकों को कि इस कहानी में भूल भुलैया 3 में एक बहुत अच्छा खासा ट्विस्ट है। जैसे कि हम लोग टीज़र में देख रहे हैं कि विद्या बालन या फिर माधुरी दीक्षित दोनों ही चुड़ैल है या इनमें से कोई एक चुड़ैल है। तो इस कहानी के आखिर में पता चलेगा कि इन दोनों में से कोई भी भूत नहीं है, पर भूत है कौन, ये पता करने के लिए मेरा ये एक्सप्लेनेशन आप पूरा सुनिए तो आपको ये पता चल जाएगा। और एक बात रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए ताकि ये चैनल ग्रो कर सके और मैं आप लोगों के लिए नई नई कहानियों की एक्सप्लेनेशन ला सकूं। अब ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ती हूँ। तो इस कहानी में पहले दर्शाया जाता है बंगाल की एक बहुत पुरानी हवेली, जहाँ पे एक नर्तकी डांस कर रही होती है। वो पुरानी वाली धुन पे তুমি যে আমার শুধু যে আমার, अचानक से कहीं से कुछ एक राजा और उनके कुछ सैनिक आ जाते हैं और सैनिक उस नर्तकी को सज़ा के तौर पे सीढ़ियों से घसीटते हुए लेके जाते हैं और ज़िंदा जला देते हैं। पर वो कहते हैं ना कि आत्मा कभी मरती नहीं, तो वो आत्मा वापस आके वो राजा और वो सैनिक से अपना बदला पूरा करती है। इसके बाद का जो स्क्रीन है वहाँ पे दिखाया जाता है कहानी 200 साल आगे चली गई है और वहीं पे एंट्री होती है हम लोगों की हीरो कार्तिक आर्यन का। इस मूवी में कार्तिक आर्यन का नाम है रूप बाबा, जो कि बेसिकली एक ठग है जिसको भूतों पे बिल्कुल विश्वास नहीं है और वो ये समझता है कि भाई कुछ भी करो लेकिन नाम भूतों का ले लो, पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली और भूत तो आके बोलने वाले हैं नहीं कि भाई ये हम लोगों की करतूत है नहीं। तो ऐसे ही करके वो अपना बिजनेस करता है और लोगों को भूतों से बचाता है। लेकिन वो कहते हैं ना, चोर को भी मोर पड़ जाता है। तो एक दिन ऐसा हुआ, उसकी इसी छलावे को लेके एक लड़की ने उसको डराया और वो डराने की वीडियो उस अपने पास रख ली। उसने कहा, या तो तुम मेरा काम करो जिसके लिए तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, या तो नहीं फिर मैं ये वीडियो कि तुम कैसे डरते हो पूरा सोशल मीडिया में, इंस्टा में, फेसबुक में वायरल कर दूंगा, जिससे सबको ये पता चल जाएगा कि तुम फेक हो। तो रूप बाबा ने सोचा अच्छा चलो ठीक है, पैसे भी मिल रहा है। तो फिर वो दोनों उन लोगों की जो पुरानी वाली हवेली है वहाँ पे आके पहुँचे। जब वहाँ पे आके पहुँचे तो सामने जब हवेली देखा तो रूप बाबा ने पूछा, अच्छा ये तो हवेली है, तुम लोग इतने बड़े लोग हो तो चलो हम हवेली में जाके रहते हैं। तब उस लड़की ने बताया, नहीं रुको, हम लोग हवेली में नहीं रहते हैं क्योंकि वहाँ पे मंजुलिका रहती है। आगे सीन में दिखाया गया कि हवेली के सामने जो अस्तबल है वहाँ पे जो राजा के वंशज है वो लोग रह रहे हैं, लेकिन वो लोग डर की वजह से हवेली के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। तो अब रूप बाबा ने पूछा, अगर आप लोगों के पास पैसे है ही नहीं तो आप लोग मुझे क्यों बोल रहे थे कि आप मुझे पैसे दोगे? तब वो लड़की ने कहा, रात तक रुको फिर मैं बताती हूँ। आगे जब रात होती है तब वो लड़की उनके कुल पुरोहित से रूप बाबा का पहचान करवाती है
और वो तीनों मिलके उस हवेली के अंदर जाते हैं, जहाँ पे एक तस्वीर में कार्तिक आर्यन खुद को देख पाते हैं। और कुलपुरोहित उनको बताता है, कुलपुरोहित के वंशज के अनुमान से रू बाबा ही उस राजा के वंशज है जो कि इस शाप से सबको मुक्त कर सकता है। और साथ ही में बताता है वो पुरानी कहानी जो समय के अंदर कहीं पे कैद हो गई थी। तो ये कहानी होती है देवेंद्र नारायण की, जो कि पहले का कार्तिक आर्यन का ही वंश है कुलपुरोहित की तह। तो कहा जाता है कि राजा की एक लड़की थी जिनकी नाम थी मंजुलिका, जो जितना अच्छा नृत्य में थी उतनी अच्छी तलवारबाज भी थी। और सबको पता था कि एक दिन वो आगे जाके सिंहासन को संभालेगी, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। राजा को उनके एक वृत्त से प्यार हो गया और जन्म लिया देवेंद्र नारायण। सो आगे जाके जो राजा थे वो देवेंद्र नारायण को अपना गद्दी सौंपना चाहते थे, जो कि मंजुलिका को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। तो इसी वजह से मंजुलिका ने देवेंद्र नारायण की हत्या कर दी और उसकी इसी अपराध के वजह से राजा ने उनको मौत की सज़ा सुनाई। ये कहानी कहा गया था कुलपुरोहित के तरफ से। सबको लगा कि चलो रू बाबा आ गए तो अब सब कुछ ठीक ही होने वाला है, सब शाप मुक्त हो जाएगा। तो सभी मिलके उस हवेली के अंदर रहने चले गए और सोचा जो भी कुछ हो अब उन लोगों को डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो भी होगा दुर्गा अष्टमी के दिन ये जो वंशज है देवेंद्र नारायण का, वो इस रूह को ख़त्म कर देगा और इलाका जो है वो शाप मुक्त हो जाएगा। लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो जो कवच था जहाँ पे मंजुलिका को कैद करके रखा गया था, वो दरवाज़ा खोल चुका है और मंजुलिका वहाँ पे नहीं है। यहीं पे विद्या बालन की एंट्री होती है। दिखाया जाता है वो लड़की ने प्रॉपर्टी रिजर्वेशन का कुछ काम किसी कंपनी को दिया हुआ था, तो उसी काम के लिए विद्या बालन वहाँ पे आई हुई है और वो भी वहाँ पे रहने लगती है। लेकिन इसके बाद ही दिखाया जाता है कार्तिक आर्यन जो कि रू बाबा है, उनको बहुत डरावनी सपने आते हैं। सुबह यहीं पे एंट्री होती है विद्या बालन की। दिखाया जाता है उस लड़की ने प्रॉपर्टी रिजर्वेशन के लिए किसी कंपनी को हायर किया था, तो विद्या बालन वहीं से आई है और इसी काम की वजह से विद्या बालन उन लोगों के साथ उस हवेली पे रहने लगती है। अब जब विद्या बालन उस हवेली में रहने लगती है तो कुछ डरावनी चीज़ें होने लगती है। हम लोगों की जो रू बाबा है उनको इसके बाद रात में मंजुलिका के सपने आने लगते हैं। वो डर जाता है और माहौल भी बहुत डरावना क्रिएट हो जाता है। उनकी जो तस्वीर महलों में हुआ करती थी एक दिन अचानक से जल जाता है, तो एक अजीब सा डर बैठ जाता है। आगे दिखाया जाता है रू बाबा को मंजुलिका दिखती है और मंजुलिका से बचने के लिए रू बाबा भाग रहे हैं और आखिर में पता चलता है ये मंजुलिका कोई नहीं है, वहाँ पे कुछ लोग छुपे हुए थे और ये सब कुछ कर रहे थे इसी वजह से क्योंकि वो लोग वहाँ पे डेरा जमाए हुए बैठे थे और अगर दुर्गा अष्टमी के दिन वो दरवाज़ा रू बाबा खोल देते तो फिर वो लोगों को रहने की जगह की तकलीफ़ होती। तो इसी वजह से वो लोग डरा के रू बाबा को वहाँ से भगाना चाहते थे। उस दरवाजे का ताला तो बहुत पहले ही टूट चुका था, तो इससे रू बाबा को समझ में आया कि भूत तो यहाँ पे है नहीं, तो दुर्गा अष्टमी तक क्यों वेट करना है, कल ही पूजा करके दरवाज़ा खोल देते हैं। क्योंकि इस राजवंश के वंशजों का
इच्छा था ये पूरी हवेली बेच देना और उससे जो पैसे आए उसे एक पोर्शन रू बाबा को एज ए फीस दे देना। तो अच्छा काम जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा। तो अगले दिन ही रू बाबा ने एक पूजा रखा जहाँ पे ये दरवाज़ा उन्होंने खोल दिया। इस मूवी में रू बाबा विद्या बालन को दीदी बोलती है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि कल जब मैं ये दरवाज़ा खोलूँगा तब सभी का विश्वास मेरे ऊपर होना चाहिए, इसी वजह से तुम थोड़ा सा मंजुलिका का एक्टिंग कर लेना। और विद्या बालन खुशी खुशी उस बात के लिए राज़ी हो गया। तो यहाँ तक तो दरवाज़ा खोलने तक तो सब कुछ ठीक था। इसके बाद आता है और एक ट्विस्ट। तो ट्विस्ट ये है कि जब ये लोग बाकी हवेली को रिनोवेट कर रहे थे, अचानक से एक खुफिया दरवाज़ा मिला जहाँ से वो लोग जब नीचे गए तो वहाँ पे भी एक रूम मिला जहाँ पे भी बहुत सारे तावीज़ वगैरह बांध के उस रूम को लॉक किया हुआ था, और जिसके बारे में कुलपुरोहित को भी कुछ पता नहीं था। तो कुलपुरोहित ने थोड़ा सा वक्त मांगा क्योंकि उनको भी ये जानकारी चाहिए थी कि क्या है इस रूम में। पर कार्तिक आर्यन जो कि रू बाबा है यहाँ पे, उन्होंने सोचा ऐसे कि मंजुलिका के बारे में भी कुछ नहीं था तो इस रूम के अंदर भी कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने वो रूम खोल दिया। नेक्स्ट सीन में कुलपुरोहित भाग भाग के आए और बताए ये तुमने अनर्थ कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एक स्टोरी है दो बहनों की। एक का नाम है मंजुलिका, उसकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था अंजुलिका। मंजुलिका छल का सहारा लेती और अंजुलिका डंके के चोट पे काम करने वाली लड़की है। तो मंजुलिका से भी अंजुलिका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा बताया जाता है। अब कहानी सामने आती है दो बहनों की जो एक दूसरे का हमेशा हाथ थाम के खड़ी रहती थी और दोनों एक से बढ़कर एक थी। दोनों ही सही मायने में हकदार थी उस राज्य की पद की, और दोनों ही उस राजा के सिंहासन को अधिकार करना चाहती थी किसी भी कीमत पर क्योंकि वो लड़कियां है, राजा ने तय किया वो पूरा साम्राज्य देवेंद्र नारायण को दे दिया। राजा का ये सिद्धांत दोनों बहनों को नामंजूर थी हर तरह से। और यहीं पे एंट्री होती है माधुरी दीक्षित की, जो वहाँ पे आती है प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, और इसी वजह से माधुरी दीक्षित भी अब वहीं पे रहने लगी है। माधुरी दीक्षित कहती है वो ये प्रॉपर्टी बहुत पसंद करती है, लेकिन खरीदेंगी दुर्गा अष्टमी के दिन ही। आगे दिखाया जाता है कि ये लोग जल्दी से जल्दी ये हवेली बेचना चाहते हैं। तो ये लोग नहीं चाहते दुर्गा अष्टमी तक वेट करने के लिए। तो और एक बिजनेसमैन है जो इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है और ख़रीदना चाहते हैं। तो वो तय करते हैं नेक्स्ट दिन तक वो ये प्रॉपर्टी खरीद लेंगे और वो जो सिंहासन है वो अपने साथ लेके जाते हैं। लेकिन किसी वजह से रात को ही उस बिजनेसमैन की मौत हो जाती है। तो ये भी एक भय का माहौल क्रिएट कर देता है। रू बाबा को फिर से डरावने सपने आने लगे हैं और वो महसूस कर पा रहा है कि मंजुलिका की आत्मा है वहीं पे। अब ये लड़की और रू बाबा दोनों समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली मंजुलिका है। तो कुलपुरोहित बताता है जैसे उनके पूर्वजों ने मंजुलिका की आत्मा को बांध के रखा था, उसी हिसाब से ये फिर से एक तेल बना के देंगे, उसको छिड़क के आग लगा देने से मंजुलिका की आत्मा हमेशा के लिए खत्म। अब आता है दुर्गा अष्टमी के दिन, जब वो लड़की किसी बहकावे में आके खुद के ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगाने वाली थी, जबकि रू बाबा ने उसको बहुत कायदे से बचा लिया। अब जब लड़की को पूछा जाता है कि क्या हुआ था, वो सिर्फ इतना बता पाती है कि उसे याद है आखिरी में वो
माधुरी दीक्षित से बातें कर रही थी, इससे ज़्यादा उसे कुछ याद नहीं। तब कार्तिक आर्यन जाता है, माधुरी दीक्षित से पूछता है कि क्या है और क्यों है। अचानक से कहीं से विद्या बालन आ जाती है और माधुरी दीक्षित की चोटी पकड़ के खींचने लगती है, जिससे ये साफ हो जाता है कि मंजुलिका विद्या बालन है। तो कार्तिक आर्यन जो दिया हुआ पवित्र तेल था उसको छिड़क के एक घेरा बनाता है और आग लगा देता है। लेकिन अचानक से नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, गिरी पड़ी हुई जो माधुरी दीक्षित है उसमें एक अजीब सी पावर आ जाती है। अब लग रहा है कि आत्मा माधुरी दीक्षित में है और विद्या बालन में कुछ नहीं है। तो कार्तिक आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या है और कैसे हो रहा है। फिर आग बुझ जाती है और ये लोग विद्या बालन को आहिस्ते आहिस्ते उठाता है। तब विद्या बालन आगे जाके सामने से बोलती है, जब मौत के आसपास हो ना तो ज़िंदगी बहुत कुछ सच्चाई दिखा देती है। विद्या बालन बोलती है, ना भूत मैं हूँ ना ये भूत है, तुम जो हो वो सामने आओ। और इसी बात से एक रूह निकल के सामने आती है। तो ये स्टोरी फिर से वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से छूट गई थी। बहुत पुरानी स्टोरी जहाँ पे एक राजा था जिनकी 2 बेटियाँ थी, अंजुलिका मंजुलिका। लेकिन ये कहानी 2 बहनों की नहीं है, 2 बहनों और एक भाई की है। यहाँ तक तो पहले ही हम लोग सुन चुके थे कि राजा चाहते थे उसका पूरा साम्राज्य उसकी जो पुत्र है देवेंद्र नारायण उनको दिया जाए। लेकिन उस देवेंद्र नारायण का और भी कुछ राज था जो तभी तक पता नहीं था उन दोनों बहनों को। दोनों बहनें अंजुलिका और मंजुलिका जब देवेंद्र नारायण को मारने के लिए उसके रूम पे पहुंचे तो देवेंद्र नारायण का अलग ही एक चेहरा सामने आया। देवेंद्र नारायण जो कि एक मर्द था, लेकिन उसी में छुपी हुई थी एक औरत। देवेंद्र नारायण को सजना सबरना पसंद था, उसको नृत्य पसंद था, उसको गाना पसंद था। तो ये दोनों बहनों ने बोला, तुम फिर हवेली में डांस करती रहती हो, ठीक है चलो फिर आज हम गाना गाते हैं, आप डांस करके बताओ। दोनों बहनों की इस बात पे देवेंद्र नारायण ने विश्वास किया और डांस करने लगी। लेकिन ये दोनों बहनों ने विश्वासघात किया और राजा को जाके बोला, आपको जिस लड़के पे गर्व है आप आइए और देखिए उस मर्द में कितनी मर्दानगी है। तो राजा जी जाके जब ये देखे कि देवेंद्र नारायण लड़की की वेशभूषा पे डांस कर रहे हैं तो उसके लिए सजाए मौत लिखी गई, जिससे ये फर्स्ट सीन स्टार्ट हुआ था मूवी का। वो अंजुलिका ये मंजुलिका नहीं थी, वो देवेंद्र नारायण था। तो इस बात के बाद राजा को ये भी समझ में आ गया कि ये अंजुलिका और मंजुलिका जो भी कर रही है वो जलन की वजह से कर रही है। ये जलन कभी किसी राजा की कुर्सी का हकदार हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए ये बात फैलाई गई कि मंजुलिका ने देवेंद्र नारायण का खून किया है और अंजुलिका की ये सज़ा रही कि उसकी कोई याद कभी इतिहास में रहेगा ही नहीं और दोनों को देश निकाला गया। तो ये पुनर्जन्म की गाथा तो अवस्थित है, लेकिन ये पुनर्जन्म देवेंद्र नारायण का नहीं हुआ था, पुनर्जन्म हुआ था अंजुलिका और मंजुलिका का। इस दौरान ये प्रतिहिंसा के चलते देवेंद्र नारायण सबको जला के मार देना चाहता था, लेकिन फिर वो खुद ही वो पवित्र तेल के घेरे में आ गया जहाँ पे अंजुलिका और मंजुलिका एक साथ उसको उसकी आत्मा को ख़त्म कर सकते थे। पर दोनों ने ऐसा नहीं किया। दोनों ने ये समझा कि ये समझने के लिए उनका पुनर्जन्म हुआ है कि वो लोग गलत थे। जब कोई किसी पे विश्वास करता है, वो विश्वास तोड़ देता है, वो सही नहीं होता। तो इस बार दोनों बहनों ने अपने भाई को जला के मारा नहीं,
पर उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उनकी पुनर्जन्म इसीलिए हुआ है क्योंकि वो समझ पाए कि उन्होंने क्या गलती की थी। वो भाई अपने बहनों पे विश्वास करके अपनी कोई बात बताया था जिसकी विश्वास वो रख नहीं पाए। तो इस बार उन्होंने अपने भाई से माफ़ी मांगी क्योंकि गलती मान लेने से हमेशा ही अच्छा होता है। और इस बार अपना गलती जब बहनें मान रही थी तो भाई ने भी उन लोगों को माफ़ कर दिया। उस भाई के अंदर जलती हुई प्रतिशोध की जो आग थी वो अब ख़त्म हो चुकी थी। तो भाई को अब मोक्ष मिल गया। तो हमेशा जला के ही कोई आत्मा को ख़त्म किया जाए ज़रूरी तो नहीं। कभी कभी माफ़ी मांग के भी बातें किया जा सकता है। तो ये थी स्टोरी भूल भुलैया 3 की। तो इस स्टोरी में बहुत सारी ट्विस्ट है, बहुत सारी टर्न है। ना तो ये सिर्फ हॉरर और कॉमेडी का अच्छा मिक्सचर है, पर मैं ये बोलना चाहूँगी इसमें बहुत सी अलग अलग एंगल भी दर्शाया गया है। लाइक एक लड़के के अंदर जब एक लड़की होती है उनका भी एक सत्ता होता है जिसको भी हम लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। ये भी दिखाया गया है कि एक लड़की कहीं कहीं पे एक लड़के से भी बहुत बेहतर कर सकती है। लड़का है इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ उसी को दो। ये भी दिखाया गया है कि हर रिश्ता प्यार से और विश्वास से बनता है और हर रिश्ते का मूल देना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये मस्ट वॉच मूवी है। प्लीज़ आप लोग एक बार हॉल पे जाके ये मूवी देखो और एंजॉय